हेलो स्टूडेंट, मैं सतपाल चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो लास्ट जो सेशन था उसमें अपने जो रेपो रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है वो अपने कंप्लीट कर लिए थे, CRR, SLR एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो अपना जो आज का सेशन है इसमें अपने पढ़ने वाले हैं जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, LF, बैंक रेट और OMO, ये क्या होता है। तो इसको अपने डिटेल से स्टडी करते हैं। तो करते हैं आज का सेशन अपने शुरू। तो सबसे पहले अपने जो करेंगे वो करेंगे रेपो रेट, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा कि रेपो रेट ये कर दी, RBI ने ये रेपो रेट कर दी, ये कर दी, ठीक है। तो रेपो रेट एक्चुअल में होते क्या है इसके बारे में अपने को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टूडेंट रीपरचेज ऑफर रेट या फिर रीपरचेज ऑप्शन रेट। देखिए रेपो रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक RBI से पैसा उधार लेता है, ठीक है, और उसके बदले में क्या होता है कि बैंक को कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट वो RBI को पे करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक RBI से मनी उधार लेता है मैक्सिमम 19 डेज के लिए, ठीक है। अधिकतम 90 दिन के लिए ले सकता है, उससे कम पर भी ले सकता है, वो पर्टिकुलर बैंक पर डिपेंड करता है। तो रेपो रेट पर अगर आ जाए कि मैक्सिमम कितने दिन के लिए लोन मिलता है RBI से, तो 90 दिन के लिए। बट इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। देखिए कोई बैंक RBI से मनी उधार लेता है मैक्सिमम 90 दिन के लिए, तो उसे कुछ इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, तो RBI को, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये या फिर ये जो रेट है इसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट, ठीक है। बट इसमें कुछ कंडीशन है, अगर कोई भी बैंक RBI से रेपो रेट पर लोन लेता है या उधार लेता है तो उसको मिनिमम 5 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम उसको 0.5% ऑफ NDTL मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि NDTL है क्या। तो मैक्सिमम वो 0.5% ऑफ NDTL यानी NDTL का 0.5% वो मैक्सिमम उठा सकता है रेपो रेट पर RBI से लोन, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी बैंक जब RBI से 90 दिन मैक्सिमम 90 दिन के लिए लोन उठाता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं, और जो ये लोन है ये उसको कुछ इंटरेस्ट पर मिलता है, ठीक है। तो जो ये इंटरेस्ट है ये किसको पे करनी पड़ती है, ये RBI को पे करता है पर्टिकुलर बैंक। तो वर्तमान में अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट है 4%। यानी अगर कोई भी बैंक आज के दिन RBI से उधार लेगा तो उसको 4% की इंटरेस्ट पे करनी ही पड़ेगी। तो यार रखना रेपो रेट का टाइम पीरियड याद रखना 90 दिन है, और मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम है 0.5% ऑफ NDTL। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट है वो रेपो रेट से ही रिलेट करती है कि इसमें क्या कुछ होना है क्या नहीं है। तो अपने इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने नीचे बैंक रेट आ जाए। अब देखिए बैंक रेट में क्या है, देखो बैंक रेट में क्या होता है, डायरेक्ट
तो ऐसी कोई ये कोई रेट नहीं है जिस पर किसी बैंक को पैसा मिल जाए, ठीक है। बट ये बैंक रेट कब स्टार्ट होती है, रेपो रेट का जब टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद में बैंक रेट स्टार्ट होती है। देखो बताता हूं मैं आपको, मान लो किसी बैंक ने रेपो रेट पर बैंक ने क्या हुआ, रेपो रेट पर आरबीआई से पैसा ले लिया, ठीक है। अब रेपो रेट पर मैक्सिमम कितने दिन के लिए पैसा मिलेगा, 90 दिन के लिए, ठीक है। अब जब 90 दिन पूरे हो गए, 90 दिन में अगर बैंक ने इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट जो भी राशि थी वो उस आरबीआई को पे नहीं की, ठीक है, तो उसके ऊपर का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो किस में आता है, वो आता है बैंक रेट में। तो किसी बैंक ने रेपो रेट पर आरबीआई से पैसा लिया और 90 दिन में पे नहीं किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 90 दिन से लेकर मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 1 ईयर तक उस राशि पर क्या लगेगा, बैंक रेट लगेगी। फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी बैंक ने रेपो रेट पर आरबीआई से पैसा उठाया, रेपो रेट पर मैक्सिमम 90 दिन के लिए पैसा मिलता है, 90 दिन में अगर पे नहीं किया, ठीक है, वो बोला कि नहीं मैं तो बाद में पे करूंगा, ठीक है, तो 1 साल तक वो डिले कर सकता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, बट मैक्सिमम 1 साल के लिए वो डिले कर सकता है। तो जो भी 90 दिन के बाद जो भी डिफरेंस होगा, मान लो कि उसने 150 दिन बाद वो पैसा भरा, ठीक है, आरबीआई को, तो 60 दिन का डिफरेंस हो गया, तो 60 दिन में क्या लगेगी, उनको लगेगी बैंक रेट। तो बैंक रेट होती है ना वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती है। तो वर्तमान में जो बैंक रेट है ना वो है 4.25%। तो 90 दिन से ऊपर जितने भी डेज का डिफरेंस होगा उस पर 0.25 मैक्सिमम इंटरेस्ट लगेगा, और ये बैंक को ये जो बैंक है ये आरबीआई को पे करेगा जितना भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है। बट ये यार ना बैंक रेट मैक्सिमम कितने पर लगती है, 1 साल तक, 1 साल से पहले ज्यादा वो डिले नहीं कर सकते, 1 साल से पहले पहले उनको ये पैसा है ये आरबीआई को पे करना ही पड़ेगा। तो याद रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, बैंक रेट पर कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, ठीक है, डायरेक्ट मनी आरबीआई नहीं देता, ये हमेशा याद रखना। बैंक रेट कब स्टार्ट होती है, जब रेपो रेट खत्म हो जाती है 90 दिन के बाद, तो उसके बाद में जो 1 साल के बीच जो डिफरेंस होता है वो बैंक रेट के अंतर्गत आता है। अब सीधा बैंक जाके बोल दे कि हमें बैंक रेट पर पैसा चाहिए, तो ये कभी भी नहीं मिलेगा आरबीआई को, आपको रेपो रेट पर ही मिलेगा। हाँ 90 दिन से ऊपर हुए तो जो डिफरेंस है उसमें बैंक रेट लगेगी। तो याद रखना बैंक रेट ग्रेटर देन रेपो रेट, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट में क्या है, कोई भी बैंक है उसके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, क्योंकि बैंक की जो मेनली जो कमाई होती है वो किस में होती है, जो भी उसके पास जमा है वो उसको लोन के रूप में मार्केट में दे रखा है, तो उससे ब्याज आ रहा है, तो वो कमाई है। बट कई बार क्या होता है कि बैंक अपने टारगेट पूरे करने के लिए जो लोन है वो गलत हाथों में बांट देता है, ठीक है, जो बाद डिफॉल्टर हो गया, ठीक है, एनपी हो गया, तो वो जो
लॉस के रूप में बैंक चला जाता है, और उसकी भरपाई करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में उसको कुछ फंड देती है कि हाँ इतने करोड़ ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, ताकि डूबे ना बैंक। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि आरबीआई ने एक फैसिलिटी दे दी, जो जितने भी बैंक है, ठीक है, उनको दे दी कि रिवर्स रेपो रेट, कि आपके पास जो भी मनी है, मान लो कि मेरे पास 100 रुपए, मैं एक बैंक हूं और मेरे पास 100 रुपए जमा है, ठीक है, मैंने 80 रुपए तो लोन के रूप में मार्केट में दे दिए, बट 20 रुपए बचे हैं। अब 20 पर मेरे से जो मेरे डिपॉजिटर है, यानी जो भी पब्लिक है, वो तो मेरे से इंटरेस्ट मांगेगी ना। मान लो सेविंग में है तो 20 रुपए हमने आपके बैंक में जमा कराए, तो मुझे तो कुछ 3-4% देने पड़ेंगे उनको। तो आरबीआई ने बोला कि आप कभी भी अपने टारगेट पूरे करने के लिए अपनी पैसे को इस ऐसी जगह ना आप इन्वेस्ट करें जहां से पैसा आए ना, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि किसी भी बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, उसके पास कुछ पैसा पड़ा है एक्स्ट्रा, तो वो आप डिफॉल्टर पर्सन के हाथों में ना देकर आप हमें जमा करा दीजिए। तो जो भी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट मिलती है, मिनिमम वो रेट तो देंगे, जो आरबीआई है वो बैंक को देगा। तो बैंक का गया क्या, क्योंकि इंटरेस्ट वहां से आ रही है, इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर क्या है, इंटरेस्ट तो आ रही है ना, आरबीआई दे रहा है, तो उसके और कस्टमर उससे जुड़ा हुआ है, और पैसा भी क्या हुआ, कहीं पे डिफॉल्टर नहीं हुआ कोई भी पर्सन को देकर। तो इसमें क्या होता है कि बैंक अपनी एक्स्ट्रा डिपॉजिट, यानी उसके पास पैसा पड़ा है जो मार्केट में उसने दिया नहीं, कुछ बच गया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वो किसको जमा कराता है, आरबीआई को जमा कराता है। और आरबीआई इस राशि पर बैंक को ब्याज देता है। तो ये सिर्फ एक ही रेट है, एक ही रेट है, पूरे आप जितने भी रेट पढ़ोगे सिर्फ ये एक सिंगल रेट है, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई से किसको आ रहा है, आरबीआई से इंटरेस्ट किसको आ रहा है, उस पर्टिकुलर बैंक को आ रहा है। बाकी आप जितनी भी रेट पढ़ोगे उसमें यही होगा कि बैंक का है ना, वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको, आरबीआई को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट ये पूरे सिलेबस में ये एक ही रेट है, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें इंटरेस्ट है वो आरबीआई बैंक को दे रहा है, ठीक है, तो याद रखना। और बाकी जितनी भी रेट है, मैंने जैसे आपको रिवर्स रेपो रेट लिखाई और बैंक रेट लिखाई, आगे भी 2-3 आएंगे, तो उसमें क्या करता है, बैंक अपना जो इंटरेस्ट है वो किसको पे करता है, आरबीआई को। तो ये याद रखना। और वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.25%। मतलब जो भी बैंक है जो अपने सेविंग अकाउंट पर जितना पैसा वो दे रहे हैं, उतना ही क्या है, आरबीआई उस पर्टिकुलर बैंक को उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। तो अब कोई भी बैंक आरबीआई के पास जमा कराता है रिवर्स रेपो रेट पर, तो वर्तमान में उसको 3.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये सिर्फ एक सिंगल ही एक ऐसी रेट है जिसमें आरबीआई इंटरेस्ट देता है बैंक को, ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखना। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट अपने हैं एमएसएफ। नेक्स्ट जो रेट है वो है अपनी एमएसएफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको एक नाम और दिया गया है ओवरनाइट लोन। ठीक है, यानी इसको ये बोल सकते हैं एक दिन के लिए होता है। ठीक है, एक दिन के लिए लोन की सुविधा। तो जो एमएसएफ है वो जो इंडिया में जो इम्प्लीमेंट किया गया वो किया गया था 2011 में। ठीक है, एक पर्सन थे जी महालिंगम कमेटी थी, उन्होंने ये उनके नाम पर ये कमेटी थी, उन्होंने ये क्या किया, इसकी सिफारिश की थी, जी महालिंगम कमेटी की सिफारिश पर। कब शुरू किया गया, 2011 में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक है उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी पैसे की। ठीक है, तो उसको एक दिन के लिए लोन की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आरबीआई है वो एक दिन के लिए लोन की फैसिलिटी देता है, किसको, आरबीआई को। ठीक है, इमरजेंसी में जब भी जरूरत पड़ी आरबीआई को तो एक दिन के लिए एमएसएफ रेट पर आरबीआई लोन देता है। ठीक है, तो याद रखना कि एक दिन के लिए अगर बैंकों को आरबीआई लोन देता है तो वो किस रेट पर होता है, वो होता है एमएसएफ और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ, 2011 में ये फैसिलिटी, और किस कमेटी की सिफारिश पर, जी महालिंगम कमेटी की सिफारिश पर। अब इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम है कि अगर आपको मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा एमएसएफ पर, तो ये है 1 करोड़। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम है 5 करोड़, सॉरी मैक्सिमम होगा एनडीटीएल का, सॉरी मैक्सिमम होगा 2% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 2% मैक्सिमम आप एमएसएफ की रेट पर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा उठा सकता है। तो ये याद रखना कि एमएसएफ क्या है, एक दिन का लोन है। ठीक है, इसमें लोन देगा फॉर 1 डे, और इसकी भी जो इंटरेस्ट होगी वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, रेपो रेट से भी ज्यादा होगी। इसकी जो एमएसएफ और बैंक रेट है वो हमेशा सेम रहेगी। आपको आप कभी देख लेना, एमएसएफ और जो बैंक रेट है वो हमेशा इक्वल रहती है जब भी ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जब भी आरबीआई शो करती है तो ये सेम ही रहती है। तो वर्तमान में बैंक रेट है 4.25, तो ये भी कितनी होगी, 4.25%। ठीक है, तो याद रखना एमएसएफ है ये एक दिन का लोन है। ठीक है, अब देखो ये जो पैसा है अब एक दिन के लिए आता है, तो एक दिन ऐसे तो यानी कोई गाड़ी से आएगा। ठीक है, कि आरबीआई मुंबई से भेजेंगे और गाड़ी से आएगा, तो ये क्या होता है, ये सीधे उस बैंक के पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो एमएसएफ की फैसिलिटी है ये उसी बैंक को मिलती है जिनका एसजीएल अकाउंट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये उन्हीं बैंकों को मिलेगी जिनके पास क्या है, एसजीएल अकाउंट है। अगर किसी बैंक का एसजीएल अकाउंट नहीं है तो उनको ये एमएसएफ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है, तो कई बार एसजीएल अकाउंट की फुल फॉर्म आ जाए तो याद रखना स्पेशल जनरल लेजर अकाउंट। इसी अकाउंट में एमएसएफ का पैसा आरबीआई ट्रांसफर करता है, और ये बैंक के पास ये अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको ये फैसिलिटी मिलती है। अब याद रखना इसमें एक अपवाद है, ये याद रखना कि कौन कौन से बैंक है जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसमें 2 तरीके के बैंक आते हैं, एक तो जो आरआरबीज बैंक है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो है आरआरबीज बैंक, आरआरबीज बैंक एंड जो कोऑपरेटिव बैंक है।
इन बैंकों को जो फैसिलिटी है ये नहीं मिलती, किसकी? एमएसएफ की। क्योंकि देखो पैसे की जरूरत होती है तो अपने किससे मांगते हैं? ठीक है, अपने नहीं कमाते तो किससे? पापा से। तो इन बैंकों का पापा कौन है? इनकी स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इनको फैसिलिटी देते हैं, यार नाबार्ड से आती है। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड भी इनका पापा है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको पैसा देगी। आरबी एमएसएफ रेट पर इनको पैसा नहीं देगी। ठीक है, तो इनको कौन देती है? नाबार्ड। नाबार्ड देती है, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है इनको कौन देते हैं? इनको देते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, वो इनको पैसा प्रोवाइड करती है अगर इमरजेंसी में 1-2 दिन के लिए चाहिए तो याद रखना एमएसएफ पर आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलते, और एसजीएल अकाउंट जिनका है उनको ये पैसा उनके अकाउंट में, एसजीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा एमएसएफ का। तो रेट मैंने बता दिया 4.25%। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में बचा है LAF। LAF की फुल फॉर्म देखें क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखिए एलएफ में क्या होता है, आप हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने आपको रेट लिखाई थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जो ये इनडायरेक्ट में थी। इसके अलावा डायरेक्ट में जैसे CRR, SLR, इन सबका जब यूज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में एक साथ करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? LAF बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखिए ये कैसे करेगा? जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो ये जो रेट है ये बढ़ाई जाएगी या फिर ये घटाई जाएगी। सिर्फ दो ही चीजें होती है, कभी भी देख लेना, या तो ये सारी घटेंगी या फिर ये सारी बढ़ेंगी, या फिर एक दो स्टेबल रहेगी और एक दो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि एक तो ज्यादा बढ़ा दी घटा दी, तो ये यानी सबको घटाते हैं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो याद रखना एलएफ में क्या होता है कि इन जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, इन सबको जब एक साथ यूज में लिया जाता है, यूज में लेने का मतलब इनको घटाया या बढ़ाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? LAF। अब आपको मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगा कि जैसे बजट कैसा पेश करना और उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने इसमें देखेंगे कि जब मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाने में रेपो रेट या यानी जो LF है इसका क्या रोल रहता है, यानी इन रेट को घटाया और बढ़ाया जाएगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो अपने शुरू करने वाले हैं, कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए LF का मैंने बता दिया कि इसको इन सबका यूज एक साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं LAF। ठीक है, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ये सब, इनका जब एक साथ यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं LAF। अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या होता है कि हमेशा दो ही चीजें होती हैं, या तो होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मुद्रा स्फीति, दूसरी होती है डिफ्लेशन यानी मंदी यानी मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, अब देखो जब इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई होगी तो इन रेट को क्या करेंगे। ठीक है, महंगाई है तो क्या करेंगे, बाजार में पैसा है तो अपने को महंगाई कैसे कम होगी, बाजार में से पैसा कम करना है अपने को। तो यहां पे क्या करेगा, ये जो रेट है सारी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ठीक है, तो मैं सीधा इनका नाम लूंगा इन रेट, ये जो रेट है इन रेट को
बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो इन रेट को बढ़ाएंगे। अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, इस पर बैंक लोन लेता है, आज 4% है, कल को 5% कर दे तो लोन महंगा हो गया, क्योंकि ऊपर से पैसा क्या है, यानी 5% पर आ रहा है। तो अब बैंक है वो ऐसे तो यानी कि मैं 4% पर दे दूंगी, ठीक है, वो तो 6 या 7% पर देगा। तो इसलिए क्या होगा, लोन महंगे होंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं सीआरआर और एसएलआर, अगर ये बढ़ गई रेट, आज के टाइम अगर बैंक अपने पास 18% रख रहा है, ये 20 होगी, तो बैंक के पास बांटने के लिए पैसे क्या होगी, कमी होगी। कमी होगी तो वो जो कम पैसा है उसी से ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करेंगे, तो इंटरेस्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन रेट को बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, लोन महंगे होंगे, लोन महंगे होंगे तो लोग लोन लेने वाले क्या होंगे, कम होंगे। कम होंगे तो क्या होगा, मांग में कमी आएगी, क्योंकि लोन तो महंगे होंगे, मांग में कमी आएगी। मांग में कमी आएगी तो क्या होगा, महंगाई है जो वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीज समझो कि जैसे मैंने आपको जो भी रेट लिखाई है, तो अगर इन इन रेट को बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे, महंगे होंगे तो खरीदने वाले कम होंगे, तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी तो महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। अब इधर देखिए, अगर मंदी है, मंदी की स्थिति में क्या करना है, बाजार में पैसा अपने को फेंकना है ताकि लोगों के पास पैसा हो, परचेजिंग पावर हो, और वो पैसा सर्कुलेट हो पूरे 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 मार्केट में। तो इसलिए क्या करेंगे, इन रेट को घटा दिया जाएगा। आरबीआई क्या करेगा इस कंडीशन में, इन रेट को घटा देंगे। अब जब घटाएंगे तो क्या होगा, मान लो रेट घटा दी, सीआर कर दी मान लो कि 3% कर दी, आरबीआई को कितना देना है 3%, एसएलआर मान लो 15% कर दी, अपने पास कितना रखना है 15, 15 और 3 18, और बाकी का जो 82% है वो अपने को बांटना ही है, लोन ही बांटना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैसा ज्यादा घूमेगा। यहां पे बढ़ाई है तो अपने पास बैंक ज्यादा पैसा रखता है सीआरआर और एसएलआर के थ्रू। अब देखो रेपो रेट मैंने बताया कि यहाँ पे बढ़ेगी तो लोन महंगे हो गए, यहाँ पर रेट घटी तो क्या होगा, मान लो कि आज के दिन 4% है, ये 3.5% हो जाए तो बैंक लोन ज्यादा लेंगे, आरबीआई से ज्यादा लेंगे तो बांटेंगे भी ज्यादा। तो आज के टाइम क्या है, अगर मैं कोरोना की अगर कोविड-19 की बात करूं तो आज के टाइम अपने मार्केट में क्या है, मंदी है। मंदी है तो ये देख लो, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो 3.25 है, बैंक रेट है वो 4.25 है, सीआरआर है वो 4% है, और एसएलआर है वो 18% है। एक टाइम था जब एसएलआर 27, 25%, 26% होती थी, ठीक है। अभी मैं 2019 की बात करूं तो भी ये रेट 19 से 20% थी, पर आज के टाइम क्या मंदी चल रही है, तो ये सीधा सा एग्जांपल है कि मंदी है तो ये रेट घटेगी। तो ये मैंने लिखा है कि इन रेट को घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या होंगे, लोन महंगे, लोन सस्ते होंगे। आज के टाइम क्या है, लोन सस्ते नहीं है, सारे दे रहे हैं, पर्सनल लोन भी दे रहे हैं बैंक वाले। और इसके बाद में क्या होगा, अगर लोन सस्ते होंगे तो बाजार में पैसे की क्या होगी, बाजार में पैसे की अधिकता। और बाजार में पैसे की अधिकता होगी तो क्या होगी, लोगों के पास पैसा होगा तो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर होगी तो जो मंदी है बाजार में, क्योंकि पैसा पूरा सर्कुलेट होगा तो मंदी दूर होगी। तो ये चीज होती है कि एलएफ में इन सब रेट्स का जो आरबी है वो कैसे यूज करता है कि अपने घटाना है बढ़ाना है। तो आप प्रेजेंट टाइम का भी आइडिया लगा एग्जांपल ले सकते हो कि प्रेजेंट टाइम मंदी है तो ये रेट कम हुई है, ठीक है। तो याद रखना इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है। मैंने बजट आपको बता दिया कि बजट कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे बनाती है, और इधर आरबीआई भी अपना रोल कैसे अदा करती है इन रेट के लिए। और इससे क्या होता है कि देश, क्यों बजट तो साल में एक बार आता है, इसलिए ये 2-2 मंथ पर होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 मंथ बाद आए और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग सारी पॉलिसी बने, ठीक है। लास्ट में अपने चलते हैं, लास्ट बचा है ओएमओ। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया, जितनी भी रेट, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ओएमओ का फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने बना दी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई 2 मंथ की। अब 2 मंथ भी मान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई। भाई आज का टाइम है, आज के टाइम अगर मैं कोविड की बात करूं तो लोन सस्ते हुए हैं, पर फिर भी मंदी एकदम से दूर नहीं हुई है। ठीक है, मंदी दूर नहीं हुई तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को एक पावर दे के आप ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबी है ना, वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उसको परचेजिंग और सेलिंग करती है। जैसे अपने बॉन्ड वगैरह सुने थे कि गोल्ड बॉन्ड आया, आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में जो पैसा है, ठीक है, उसको सर्कुलेट करें। तो उसमें भी 2 चीजें होती है कि वो परचेजिंग और सेलिंग सिर्फ 2 ही काम करती है। तो अपने को याद रखना है कि परचेजिंग कब करती है और सेलिंग कब करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबी क्या करती है, आरबी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की परचेजिंग और सेलिंग करती है, परचेजिंग एंड सेलिंग करती है। ठीक है, यानी खरीदती और बेचती है। अब आपने को 2 ही चीज लिखनी है कि परचेज यानी करे, यानी खरीदती कब है, और सेलिंग यानी विक्रय, यानी विक्रय तो यानी परचेज कब करती है और सेल कब करती है। अब परचेज देखिए, परचेज किस कंडीशन में करेगी। आपके पास कोई भी संपत्ति है, ठीक है, आपको चाहिए पैसा, मेरे को चाहिए आपकी संपत्ति, तो मैं क्या करूंगा, आपसे कोई चीज खरीदूंगा तो आपके पास पैसा आया, आपके पास पैसा आया इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पैसा है, वो पैसा आप भी कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, यानी पैसा क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट किस कंडीशन में करती है आरबीआई, मंदी की कंडीशन में। ठीक है, यानी डिफ्लेशन की कंडीशन में। तो जो परचेज है वो क्या करेगी, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की कंडीशन में करती है। डिफ्लेशन यानी मंदी, यानी जब मार्केट डाउन में चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि मार्केट में मंदी है, ये बैठा है ऊपर आरबीआई, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति है, मान लो ये कोई ए पर्सन है, इसके पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यानी इसके पास क्या है, एक पेपर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, मान लो इसके पास गवर्नमेंट का क्या है, गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, इसने क्या लिखा है, गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड है। गोल्ड बॉन्ड इसने किससे खरीदा, गवर्नमेंट से खरीदा है, तो पैसा तो इसने दे रखा है ऊपर गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट का सारा काम आरबीआई करती है। अब मंदी है तो इस ए पर्सन को क्या चाहिए, इसको तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो ये क्या करेगा, ये इसको बेच के पैसा लेना चाहता है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई से क्या करेगी, परचेज करेगी। ठीक है, यानी खरीदेगी, ये खरीदेगी तो ये गवर्नमेंट जो बॉन्ड है ये तो चला गया ऊपर, और आरबीआई से नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया मनी। तो अपने मार्केट में पैसा कब घुमाते हैं, जब मंदी होती है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मंदी की कंडीशन में ये क्या करती है, परचेजिंग करती है। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन होगा, और रिजल्ट क्या होगा, पैसे आ गए तो मंदी दूर होगी। अब मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं कि आरबीआई को कुछ सेल करना है, यानी बेचना है। ठीक है, आप यहां से मतलब कि आपको आपको खुद को आरबीआई माना कि मेरे को कोई चीज बेचनी है, तो मैं बेचूंगा किस कंडीशन में, बेचूंगा किस कंडीशन में, आपके पास पैसा ज्यादा है, मैं आपको कोई प्रॉपर्टी दे दूं कि ये लो सर, मान लो ये कोई बॉन्ड है, ये आप ले लो, ये 10,000 रुपए का है, और आप मेरे को क्या दो, 10,000 रुपए दे दो। तो मार्केट से तो 10,000 रुपए कम हुए ना, और आपके हाथ में क्या होगा, आपके हाथ में सिर्फ एक वर्चुअल पेपर आ गया, उसमें लिखा हुआ है कि 10,000 का बॉन्ड है, एक्चुअल में आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे आपके पास पैसे की तो कमी हुई। ठीक है, तो वो किस कंडीशन में होता है, जब इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन कब होती है, जब महंगाई होती है, मार्केट में पैसा ज्यादा, तो पैसा निकालने के लिए आरबीआई क्या करती है, सेलिंग करती है। तो ये कब करती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की स्थिति में। अब देखिए, यहां से अपने समझ लेते हैं कि महंगाई की स्थिति में कैसे करेगी। ठीक है,
अब देखिए ये आरबीआई है, ये कोई ए पर्सन है, ठीक है, इसके पास मनी बहुत है क्योंकि महंगाई हुई है, तो ऐसे ऐसे पर्सन बहुत होते हैं, ए बी सी डी बहुत सारे पर्सन है, ये अकेला ये तो नहीं खरीदेगा, इसके पास मनी है। और आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के मान लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, क्या गोल्ड बॉन्ड है मान लो। अब आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना है, तो ये आरबीआई क्या करेगी, ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये तो आ जाएगा नीचे, इसके पास क्या है गोल्ड बॉन्ड आ गया, और ये मनी कहां पे चला गया, ये चला गया आरबीआई के पास। तो यहां से ये जो पैसा ये तो कम हो गया ना, यहां से ये जो पैसा है ये तो उड़ गया ना, ये तो उड़ गया, और पैसा कहां पे चला गया, पैसा चला गया ऊपर, पैसा है आरबीआई के पास, और ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये है ए पर्सन के पास। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब अपने को मार्केट से पैसा निकालना है ताकि महंगाई कम हो। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है, आरबीआई सेलिंग करती है, इससे क्या होगा, बाजार में पैसे की कमी आएगी, ठीक है, और जो महंगाई है दूर होगी। ये था स्टूडेंट अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप कि आपको सारा सेशन एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में ये बेसिक चीजें होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड कब रिलीज करती है, क्या कुछ होता है। तो ये आपको जब फाइनेंशियल भी आप करंट में पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।